Good morning, dear students. Welcome back. It is very long time जहाँ मिले हुए almost more than 1 month जिसमें हमने last class की थी. तो we miss you a lot. तो आज फिर से start करेंगे नया topic बेटा. Welcome back again. We miss you a lot. Before going to the start, we will discuss some previous knowledge कि हमने क्या क्या किया था, right? So today we will start with the chapter number 2. Myself Shashank Vora, you know me, SH Holsker NK sir. Meet my team members, Vidya Sagar Malik sir, Gajinder sir, Madhulika ma'am, Pradeep sir, Suman ma'am and Tarun Makar sir. We are all working, as you know, for you. So हमने इसमें कुछ experiment भी इस बार किया है, so that we can get maximum output from all of you. So देखते हैं fruitful रहती है कि नहीं. Before going to the start, beta, as you know that CBSE has changed the curriculum. 30% जो syllabus है that is reduced because of COVID pandemic की वजह से हमारे पास क्योंकि time की shortage रही, तो हम क्योंकि सारे syllabus नहीं करवा पाएंगे, maximum जगह online classes available नहीं होती, तो CBSE ने decide किया maximum 30% syllabus reduce करने के लिए. It is not a fixed 30%. In some subject it is 20%. In some subject it is 25%. So CBSE ने बोला है कि 30% जो है सिलेबस हम डिस्कस करेंगे और रिड्यूस करेंगे और रिमेनिंग आपका एग्जाम में पूछा जाएगा. बट अगर आप ध्यान से देखिए जो रेड मार्क है इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है जो हमें ध्यान रखनी है कि ऑल द हेड ऑफ द स्कूल एंड टीचर्स मे इंश्योर दैट द टॉपिक दैट हैव बीन रिड्यूस्ड और आल्सो एक्सप्लेन टू द स्टूडेंट टू द एक्सटेंट. मींस जो हम टॉपिक डिलीट कर रहे हैं वो भी हमें डिस्कस जरूर करना है, बिकॉज अगर वो किसी टॉपिक से कनेक्ट होता है तो हम उसको छोड़ना नहीं है, रोड लर्निंग नहीं करनी है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर वहां पे कोई लाइनिंग लिखी है कि ये डिलीटेड है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको बिल्कुल छोड़ देंगे. वी विल डिस्कस दैट टॉपिक आल्सो, बिकॉज वो टॉपिक किसी और सब्जेक्ट से भी टॉपिक से भी रिलेटेड हो सकता है. मैं अभी आपको वन बाय वन बताऊंगा इसके बारे में. तो ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको देनी है. दिस इज द लेटेस्ट अपडेट बिफोर स्टार्टिंग द सेशन. सो लेट अस रिवाइज फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव डन टिल नाउ. As we know that there are 13 chapters in our curriculum, पता है आप सबको, and 3 chapter we have discussed before the summer vacations. कौन कौन से chapters थे वो? Relation function, matrices and determinant. ये हम कर चुके थे बेटा, right? And today we will start with the chapter number 2, because inverse trigonometry is linked with many other chapters. हर concept में ये matrix में भी link up हो सकता है, relation function में भी link up हो सकता है, differentiation, integration बहुत important chapter है. और after this topic, after this chapter, you can say that हमारा 18 मार्क्स का सिलेबस 80 मार्क्स में से ओवर हो जाएगा. रिलेशन फंक्शन चैप्टर नंबर 1 and 2 बोर्ड्स में 8 मार्क्स के आते हैं, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट 10 मार्क्स के आते हैं, राइट. तो अब हम इसके बाद हम कंटिन्यूएशन में सारे चैप्टर्स करेंगे. ओके, तो लेटेस्ट अपडेट फटाफट मैं गो थ्रू करता हूं ताकि हम सेशन स्टार्ट कर सके, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. तो एज यू नो दैट सीबीएसई हैज रिड्यूस्ड द सिलेबस बाय 30%. सो मेनी टॉपिक्स आर डिलीटेड. तो चैप्टर 1 के अंदर आपके पास सिर्फ कंपोजिट फंक्शन डिलीट हुआ है और इनवर्स फंक्शन. बाइनरी ऑलरेडी डिलीटेड था. इसका मतलब क्या है? 1.3 एक्सरसाइज एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर बोले और 1.4 डिलीटेड है और मिसलिनियस में से भी मैनी क्वेश्चंस डिलीटेड है, वो हम आपको डिटेल में बता देंगे. तो अब आपके कोर्स में एक्सरसाइज 1.1 है जिसमें रिलेशन एक्सरसाइज थी, जिसमें आप रिलेशन के क्वेश्चंस करते थे, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक, इक्विवेलेंस. और 1.2 आपके कोर्स में है, बट ऑलरेडी हम कर चुके हैं तो आपको नॉलेज सारी है इसकी, हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट. और अभी चैप्टर नंबर 2 में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो डिलीटेड क्या हुआ है? इनवर्स जो हुआ है फंक्शन और कंपोजिट फंक्शन चैप्टर नंबर 1 में. चैप्टर नंबर 2 जब आते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, इसमें ग्राफ डिलीट कर दी गई है और बेसिक प्रॉपर्टी डिलीट कर दी गई है. तो यानी आपके पास सिर्फ प्रिंसिपल रेंज आपके कोर्स में, वो भी मैं डिस्कस करूंगा तो क्लियर हो जाएगा आपको. और 2.2 के ओनली लास्ट 6 क्वेश्चन आपके सिलेबस में, राइट. बट हम करेक्ट सब कुछ करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, राइट. चैप्टर 3 में सबसे इंपॉर्टेंट चीज एलिमेंट्री ऑपरेशन, जो आपको डिफिकल्ट लगता था वो डिलीट हो चुका है. बट मींस इसका मतलब है हमने पढ़ा है, उसके क्वेश्चंस भी आपको पता होने चाहिए, बट वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आएगा, ठीक है. तो दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 3. इन चैप्टर 4 इंटरेस्टिंग थिंग उन्होंने क्या की, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिससे सारी चीजें रिलेट होती है, वो डिलीट कर दिया गया है. और मैट्रिक्स मेथड में आपके कोर्स में है, बट मैट्रिक्स मेथड में जब हम कंसिस्टेंसी और कंसिस्टेंसी चेक करते हैं
यानी 4.6 की जो फर्स्ट 6 क्वेश्चंस है वो डिलीटेड है, यानी क्वेश्चन में जो अगर आएगा एग्जाम में तो डायरेक्ट मैट्रिक्स में आएगा। ठीक है, चलिए ये तो हुआ डिटेल। और भी बाकी चैप्टर क्योंकि आपने करे नहीं है तो आप भी समझ नहीं पाएंगे, हम आपकी इसकी लेटेस्ट अपडेट प्रॉपर फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो फॉर द टाइमिंग अभी हमने 4 चैप्टर्स की बात करी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बेटा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो सबसे पहले मैं, क्योंकि आपका कंसंट्रेशन हटे ना, तो मैं पहले वीडियो ऑफ कर देता हूँ आपका। अब आपका सारा ध्यान स्क्रीन पे होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कंसंट्रेशन से करिएगा। मेरा पूरी कोशिश रहेगी आपको समझाने की, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने इसको ध्यान से कर लिया तो आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो जैसे चैप्टर का नाम है बेटा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो इनवर्स का मतलब क्या होता है ये हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 में, राइट। तो इनवर्स मींस व्हाट, याद है आपको चैप्टर 1 में क्या किया था हमने कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स कैसे निकालते हैं। A function is said to be invertible if it is 1-to-1 and on-to function। मींस अगर कोई फंक्शन आपका 1-to-1 और 1-to दोनों है तो उसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते थे, और उस बाइजेक्टिव फंक्शन का बाद हम कहते थे कि फंक्शन इनवर्टिबल है। ये हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 1, राइट। हालांकि ये डिलीट हो चुका है, बट ये आपके कोर्स में है क्योंकि ये चैप्टर नंबर 2 के बेसिक से रिलेटेड है, तो हम इसको डिस्कस करेंगे दोबारा। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके थोड़ा बेसिक क्लियर करूंगा, बिकॉज 1 मंथ का गैप आ चुका बेटा, तो थोड़ा सा कनेक्ट करने के लिए एक बार फटाफट डिस्कस करते हैं 1-to-1 फंक्शन क्या था। हमने पढ़ा था फंक्शन इज सेड टू बी 1-to-1 इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए सेट इज रिलेटेड टू ईच एलिमेंट ऑफ बी सेट। ये याद है आपको, मैं इस पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आपको पता है, सिर्फ रिकॉल करवाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अगर हम कि अगर यहाँ पे मैंने 2 सेट लिए हैं, अगर आपकी बात करें यहाँ पे दिख रहा है आपको कि अगर ए के सारे एलिमेंट अगर बी के अंदर आ रहे हैं, देखिए अगर यहाँ पे ए एलिमेंट B1 से B2 से रिलेटेड है, A2 एलिमेंट B4 से रिलेटेड है, A3 एलिमेंट B1 से रिलेटेड है और A4 B3 से रिलेटेड है, यानी one element of X of this set, one element of this set is related to one element of this set, so such a function is called 1-to-1 function, right। यानी 1-to-1। और अगर एक से ज्यादा एलिमेंट किसी Y से रिलेटेड होते हैं उसको कहते हैं many-to-one। ये हम कर चुके हैं, राइट। जैसे यहाँ पे हो रहा है, देखिए बेटा क्या हो रहा है, यहाँ पे x1 is related to y2 and x3 is also related to y2, means many value of x are related to one value of y, so such a function is called many-to-one function। ये हम कर चुके हैं, तो सिर्फ आइडिया होना चाहिए आपको। बट इंजेक्टिविटी देखते कैसे थे, फटाफट गो थ्रू करते हैं। हम क्या करते थे, किसी फंक्शन को भी जो वैल्यू दी होती थी हमें चेक करना होता था 1-to-1 है कि नहीं। वी इक्वेट fx इक्वल टू fy और उसको सॉल्व करके अगर x इक्वल टू y आ जाता था, देन वी से इट इज 1-to-1 फंक्शन, राइट। बट इसकी ग्राफिकल अप्रोच भी आपको याद रखें बेटा कि क्या अप्रोच है कि ग्राफ से ज्यादा इजीली बता पाते हैं कि अगर आपके पास कोई फंक्शन सिर्फ इंक्रीजिंग फंक्शन हो यानी अपवर्ड जाए, या सिर्फ डिक्रीजिंग फंक्शन हो जो डाउनवर्ड जाए, तो ऐसे फंक्शन हमेशा 1-to-1 होते हैं। क्यों? क्योंकि हम देखेंगे ऐसे में हर वैल्यू एक ही बार अचीव होती है, हर y की वैल्यू एक ही बार अचीव हो रही है, तो सच अ फंक्शन इज कॉल्ड 1-to-1 फंक्शन। बट अगर आपके पास कोई फंक्शन ऐसा हो जो अपवर्ड भी जा रहा है डाउनवर्ड भी जा रहा है, तो क्या होगा, ये देखते ही बता देंगे 1-to-1 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये वाली वैल्यू अचीव हो रही है, ये y की जो है यहाँ पे जो y है ये अचीव हो रहा है इधर भी, इस x पे भी, ये अचीव हो रहा है इस x पे भी, ये अचीव हो रहा है इस x पे भी, यानी डिफरेंट x पे अचीव हो रहा है, तो ये 1-to-1 फंक्शन नहीं होता। यानी ग्राफिकल अप्रोच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप देखते बता सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको इस चैप्टर से कैसे लिंक करूंगा वो भी आप देखेंगे। ठीक है, ओके। तो मैं फटाफट गो थ्रू करता हूँ, ये हम कर चुके हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बेटा। तो मैंने बताया कि अगर कोई ग्राफ हम बनाते हैं और उस ग्राफ में अगर कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस करते हैं और वो ग्राफ को एक ही पॉइंट पे कट करती है, सिर्फ एक ही पॉइंट पे, तो हम उसको कहते हैं वो 1-to-1 फंक्शन है, राइट। जैसे यहाँ पे भी ये लाइन एक ही पॉइंट पे कट कर रही है, तो ये 1-to-1 फंक्शन होता है, राइट। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखनी है कि मान लेते हैं, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, एक पैराबोला लिया हमने, एक फंक्शन डिफाइन किया f r, राइट। अब और ये फंक्शन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये ऐसा बनेगा। ऑब्वियसली दिखने पे क्या लग रहा है 1-to-1 नहीं है, क्योंकि ये वैल्यू हर वैल्यू अचीव हो रही है 2 पे x पे, है ना, तो ये 1-to-1 नहीं है। बट अगर हम इसका जो डोमेन है इसको लिमिटेड कर दें, मान लेते हैं r की जगह मैं लिख दूं r पॉजिटिव, यानी हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ड्रॉ करेंगे, तो इसका मतलब ये वाला पार्ट डिलीट हो जाएगा।
तो हमारे पास ग्राफ सिर्फ इस साइड आएगा, और अब फिर हम जब ड्रॉ करके लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये वाला पोर्शन नहीं आएगा, सिर्फ इस वाला पोर्शन पे आएंगे। तो जब लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो हर वैल्यू एक ही बार अचीव हो रही है, तो ये 1 to 1 बन जाएगा। यानी मेरे कहने का मतलब है कि हम अगर डोमेन को डिवाइड कर दें, कुछ इस तरह बना दे कि वैल्यू हर बार एक ही बार आए उस पर्टिकुलर रीजन में, तब भी वो 1 to 1 होता है। ठीक है, ये पढ़ चुके हैं। चलते आगे। ऑन टू पता है आपको क्या था? फंक्शन इज सेड टू बी ऑन टू इफ रेंज इक्वल टू कोडोमेन। ये भी हमने लास्ट क्लास में किया था, जब हमने एंड में की थी क्लास। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि सारी y की वैल्यूज अगर हर x से कनेक्टेड है, मींस डोमेन जो है कोडोमेन और रेंज मैच कर रहा है, तो हम कहते हैं वो ऑन टू फंक्शन है। यानी अगर यहाँ पे कोई भी एक एक्स्ट्रा एलिमेंट होता b4 जो किसी भी x से रिलेट नहीं होता, तो हमारी जो रेंज होती है और कोडोमेन मैच नहीं करता, तो हम कहते हैं वो फंक्शन ऑन टू नहीं है। तो ऑन टू के लिए आपको सिर्फ देखना होता था रेंज और कोडोमेन मैच करे, राइट? आइडिया है क्लियर आपको? यानी सारी वैल्यू अचीव होनी चाहिए y की फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। और अगर कोई फंक्शन 1 to 1 ऑन टू नहीं होता था, तो उसको क्या कहते थे? इनटू फंक्शन। और इनटू फंक्शन हम कैसे निकालते थे? ऑन टू है कि इनटू है? हम क्या करते थे, y को fx के इक्वल लेते थे और फिर वहां से x की वैल्यू निकाल लेते थे इन टर्म्स ऑफ y, और फिर देखते थे कि सारी वैल्यूज y की जो है अगर कोडोमेन से आ रही है, तो उसके लिए gy डोमेन में से डिफाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा, यानी कोडोमेन और रेंज मैच कर रही है कि नहीं कर रही। अगर कर रही है तो उसको ऑन टू फंक्शन कहते हैं। ये सब कर चुके हैं, तो मैं इस पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। अब चलते हैं आगे। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या था? फंक्शन इज सेड टू बी 1 to 1 एंड ऑन टू बोथ। तो ऐसे फंक्शन को कहते हैं बेटा बाइजेक्टिव फंक्शन। और अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव है तो वो दो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा कि fx इक्वल टू fy गिव्स यू x इक्वल टू y, यानी 1 to 1 फंक्शन। और अगर ऑन टू है तो रेंज इक्वल टू कोडोमेन। और अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती थी तो हम कहते थे फंक्शन बाइजेक्टिव है और वो इनवर्टिबल होगा। कर चुके हैं? देख लीजिए यहाँ पे ये फंक्शन 1 to 1 क्यों है? क्योंकि a1 b3 से रेटेड है, a2 b4 से, a3 b1 से, a4 b2 से, यानी हर x, यानी वन वैल्यू ऑफ x इज रिलेटेड टू वन वैल्यू ऑफ y, तो सच इज फंक्शन इज कॉल्ड 1 to 1, राइट? ये पढ़ा था। और सारी वैल्यू अचीव हो रही है, b1 b2 b3 b4 जो है सारी वैल्यू कनेक्टेड x है, तो सच अ फंक्शन इज कॉल्ड ऑन टू फंक्शन। 1 to 1 ऑन टू दोनों है तो बाइजेक्टिव है। ये पढ़ा था हमने टिल क्लास। अब आप कनेक्ट हो गए, थोड़ा सा आइडिया आपको आ चुका है। तो अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं बेटा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इनवर्स का तो मतलब वही हुआ कि इनवर्स मतलब किसी भी फंक्शन का इनवर्स हम कब निकालते हैं? जो 1 to 1 ऑन टू दोनों होते हैं, राइट? और हम उसको कहते हैं वो बाइजेक्टिव है, मींस वो इनवर्टिबल है। अब हमारा क्वेश्चन माइंड में आता है कि क्या सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनवर्टिबल होंगे? जो भी उसका डोमेन होता है उसमें क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इनवर्टिबल होंगे? उसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बेटा। मान लेते हैं साइन एक्स का ग्राफ आया, आपने पढ़ा होगा साइन एक्स का ग्राफ। अब ग्राफ देख के बताइए जरा फटाफट कि क्या ये 1 to 1 है? कैसे चेक करेंगे ग्राफिकली? मैंने बताया था आप क्या करोगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे और देखोगे कि ये ग्राफ को एक ही बार कट करनी चाहिए, बट क्या हो रहा है, ये तो इनफाइनाइट नंबर टाइप्स कट कर रही है, यहाँ पे भी कट कर रही है, यहाँ पे भी कट कर रही है। तो देखते ही बता पा रहे हैं कि ये 1 to 1 नहीं है। ठीक है, आपको साइन एक्स के बारे में पता है ना? साइन एक्स कैसे डिफाइन होता है? एफ रियल नंबर, यानी इसका जो डोमेन होता है वो होता था ऑल रियल नंबर्स, और को डोमेन होता था -1 to 1, यानी इसकी वैल्यू -1 से 1 जाती है। तो क्योंकि ये रियल नंबर में 1 to 1 नहीं है, मींस हर वैल्यू बहुत बार रिपीट हो रही है। जैसे एग्जांपल ले लो, साइन एक्स इक्वल टू हाफ। अब हाफ जो है बहुत जगह आता है, 30 डिग्री पे भी आता है, आपका 150 डिग्री पे भी आता है, और बहुत जगह आता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो फंक्शन है ये 1 to 1 नहीं है। तो क्या हम इस फंक्शन को कह सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री को ये इन्वर्टिबल नहीं होगा? होगा। कैसे होगा? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर हम डोमेन को कुछ रिस्ट्रिक्ट कर दें फंक्शन के, ताकि वो फंक्शन जो है सारी वैल्यूज अचीव कर पाए उस डोमेन की और रिपीट ना हो, तो हम उसको कहते हैं इन्वर्टिबल। तो एक बार गो थ्रू करते हैं बेटा, क्या होता है? एफ कैसे दिया होता है साइन के लिए? एफ ऑल रियल टू, और इसका रेंज होता है -1 से लेके 1, ये होता है बेटा। अब मेरे को क्या ध्यान रखना है, इसको बनाना इन्वर्टिबल है, मींस सारी वैल्यू -1 से 1 अचीव होनी चाहिए, और मैं इसको कुछ डिवाइड करूं ताकि रिपीट ना हो वैल्यूज, मतलब कोई भी एक्स के वाई जो वैल्यू है वाई की किसी एक्स पे रिपीट ना हो। ध्यान से देखिए, अगर इस रीजन में आए हम, ये वाला जो रीजन प्लॉट किया मैंने, तो इस रीजन में क्या हो रहा है? इस रीजन में हर वैल्यू एक ही बार आ रही है, देख सकते हैं आप, हर वैल्यू एक ही बार आ रही है, और ये ग्राफ सीधा सीधा इंक्रीज कर रहा है। और ये -1 से 1 के बीच में सारी वैल्यू अचीव हो रही है, -1 से लेके 1 तक सारी वैल्यू अचीव हो रही है। यानी इस वाले पार्ट में, यानी अगर मैं इसको आर को लिमिट कर दूं, लिमिट मतलब इसको रिस्ट्रिक्ट कर दूं, स्लाइस कर दूं, इसको बोल दूं भी ये -π/2 से ना π/2 तक ही ग्राफ बनाऊंगा मैं। तो अगर मैं रिस्ट्रिक्ट कर दूं और बोलूं क्या फंक्शन इन्वर्टिबल है,
तो आप कहोगे हाँ इन्वर्टिबल है। क्यों है इन्वर्टिबल? क्योंकि तो इस वाले इंटरवल में कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, मतलब एक y एक ही x पे आ रहा है, तो ये फंक्शन 1 to 1 बन जाएगा। बट क्या ये सिर्फ यही इन्वर्टिबल होगा? नहीं। अगर हम यहाँ देखें बेटा इस वाले इंटरवल में क्या हो रहा है, इस वाले इंटरवल में भी देखो आप हर वैल्यू एक ही बार आ रही है और प्रॉपर डाउनवर्ड जा रहा है, मींस डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो हर वैल्यू एक ही बार आ रही है, मतलब हर y एक ही x पे अचीव हो पा रहा है। तो इसका मतलब ये भी इस वाले इंटरवल में भी इन्वर्टिबल है। क्यों? क्योंकि -1 से 1 तक सारी वैल्यू अचीव हो रही है, राइट। तो क्या ये यहीं पे इन्वर्टिबल होगा? नहीं। अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी क्या हो रहा है बेटा, इस वाले इंटरवल में भी ये वाली वैल्यू देखिए -1 से 1 तक सारी वैल्यू अचीव हो रही है और हर y एक ही बार आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, sin x फंक्शन डिफरेंट इंटरवल में इन्वर्टिबल हो सकता है, बट हमें उसको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। तो हमने क्या देखा कि अगर कोई फंक्शन हो y इक्वल टू ऑल रियल टू -1 to 1, तो यहाँ पे इन्वर्टिबल नहीं था क्योंकि वैल्यू रिपीट हो रही थी, है ना। तो हमने क्या किया, इसको स्लाइस किया -π/2 से π/2 देखा, तब भी इन्वर्टिबल था। π/2 से 3π/2 देखा तब भी इन्वर्टिबल था। उसके बाद -3π/2 से -π/2 देखा तब भी इन्वर्टिबल था, यानी ये सब जगह इन्वर्टिबल है। तो फिर इतने सारी जगह इन्वर्टिबल हो गया, तो फिर हम क्या करें कि भी हमें एक पर्टिकुलर रीजन को तो मार्क करना पड़ेगा जिसके बेस पे सारी प्रॉपर्टी डिफाइन करें। तो हमने क्या किया, यहाँ पे बेटा अभी ये आप पढ़ोगे प्रिंसिपल रेंज। प्रिंसिपल रेंज का मतलब होता है बेटा a set of x which include least positive value of x, यानी ऐसा सेट जिसमें लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू तो जरूर आए, यानी इसको, यानी अगर ये लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x तो आनी चाहिए, यानी ये लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू कहाँ आ रही है, इस वाले इंटरवल में आ रही है। कि अगर मैं यहाँ पे ले लूँ तो ये लीस्ट पॉजिटिव नहीं है, तो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x इंक्लूड होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ब्रांच। तो बेसिकली हमने क्या देखा, ताकि यूनिवर्सली एक फॉलो करें रूल जिसके बेस पे हम सारी प्रॉपर्टीज बना पाए। क्या होता है आपने देख लिया कि ये ग्राफ बहुत जगह इन्वर्टिबल था, तो हो सकता है कोई पर्सन किसी के बेस पे प्रॉपर्टी डिफाइन कर दे, कोई किसी पे। तो हमने क्या किया, यूनिवर्सली एक चीज एक्सेप्ट की कि भी जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी हम प्रिंसिपल ब्रांच पे डिफाइन करेंगे। तो इन ऑर्डर टू डिफाइन द इनवर्स फंक्शन, तो हमने पहले रिस्ट्रिक्ट किया बेटा, रिस्ट्रिक्ट कर समझते हैं ना, स्लाइस किया, बांट दिया कि कहाँ पे वो फंक्शन इन्वर्टिबल है। और इन्वर्टिबल बनाने के बाद हमने क्या देखा कि जो नया वाला डोमेन आ गया उस पे वो फंक्शन डिफाइन था। अब एक चीज और आपने पढ़ी थी लास्ट क्लास में कि अगर कोई फंक्शन बेटा इन्वर्टिबल होता है, मान लेते हैं ये फंक्शन इन्वर्टिबल है डोमेन से रेंज तक, तो इनवर्स होने के बाद क्या इंपॉर्टेंट चीज आती है, इनवर्स होने के बाद क्या होता है, इनवर्स होने के बाद एक्स और वाई की वैल्यू, ओके, इनवर्स होने के बाद क्या होता है बेटा, एक्स की वैल्यूज और वाई की वैल्यू इंटरचेंज हो जाती है। इंटरचेंज मतलब कि जो एक्स की वैल्यूज है वाई बन जाती है और वाई जो है एक्स बन जाता है। तो जो डोमेन होगा वो रेंज बन जाता है और रेंज डोमेन बन जाता है। तो आपने ध्यान रखना ये चीज, ठीक है। तो आपको मेरा लॉजिक समझ आ रहा है बेटा क्या हुआ? अगर आपको देखें ध्यान से कि हमने क्या किया, पहले फंक्शन को स्लाइस किया। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं होते थ्रू आउट, हमें उसको डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है। हमने देखा वो वाले इंटरवल हमने स्लाइस किए जहां पे फंक्शन रिपीट नहीं हो रहे, ठीक है। तो हमने पहले उसको डिफाइन किया और उसके बाद हमने देखा कि जो डोमेन है वो रेंज बन गई और रेंज डोमेन बन गई। अभी मैंने कुछ नहीं पता, सिर्फ आइडिया दिया बेटा आपको। अभी मैं इसको कनेक्ट करूंगा आपको, मैं छोटी छोटी चीजें आपको डिफरेंट चीजों में बता रहा हूँ। अब बात आती है कि मैंने बोला हमने के फंक्शन तो हर जगह डिफाइंड था, मतलब इन्वर्टिबल था, -π/2 से π/2 में भी, π/2 से 3π/2 में भी, और -3π/2 से -π/2 में। बट हमें एक लॉजिकली एक ऐसा सेट जरूर डिफाइन करना चाहता जिसमें यूनिवर्सली उसको एक्सेप्ट किया जा सके, तो कहीं कंफ्यूजन ना रहे। तो हमने डिफाइन किया कि जितनी भी प्रॉपर्टीज डिफाइन करेंगे वो प्रिंसिपल वैल्यूज पर डिफाइन करेंगे। प्रिंसिपल वैल्यू मतलब एक ऐसा सेट जो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यूज को इंक्लूड करे, राइट। तो जिसको हम कहते हैं रेंज ऑफ प्रिंसिपल ब्रांच। तो अब हमने क्या देखा, साइन एक्स जो है जिसमें लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज आ रही थी, पॉजिटिव वैल्यूज आ रही थी एक्स की, उसको हम कहेंगे प्रिंसिपल ब्रांच। और साइन एंड इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच आ गई -π/2 से π/2। ऐसी बेटा कॉस का ग्राफ देखते हैं। कॉस का ग्राफ आपने देखा होगा ऐसा होता है। अब कॉस का ग्राफ जो है अगर हम बनाए तो ये यहाँ पे भी इन्वर्टिबल है। कैसे इन्वर्टिबल है, देखो इस वाले इंटरवल में -1 से 1 तक सारी वैल्यू अचीव हो रही है और डिक्रीज कर रहा है, ठीक बात है। अगले वाले में गए, इस वाले में यहाँ पे क्या हो रहा है, पाई से 2π में, यहाँ पे भी हर वैल्यू एक ही बार रिपीट हो रही है बेटा, देख सकते हैं आप, रिपीट हो रही है। तो इसका मतलब यहाँ पे भी इन्वर्टिबल कह सकते हैं क्योंकि -1 से 1 तक जा रहा है। और अगर आप
इस वाले इंटरवल में देख लिया आपने, तो सब जगह इन्वर्टिबल। तो अब इसका मतलब क्या है कि cos x जो है यहां भी इन्वर्टिबल था 0 to पाई, पाई टू 2 पाई में भी इन्वर्टिबल है, और माइनस पाई से 0 में भी इन्वर्टिबल है, क्योंकि सारी वैल्यू एक ही बार अचीव हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि सब जगह इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, बट वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली प्रिंसिपल ब्रांच, क्योंकि यूनिवर्सली उसको एक प्रॉपर्टीज को डिफाइन करने के लिए बेस माना गया। तो इसकी बेस क्या होगी, जो पॉजिटिव सेट ऑफ वैल्यूज को इंक्लूड करे, यानी लीस्ट पॉजिटिव सेट को। तो वो कौन सा हुआ, ये वाला इंटरवल, यानी कॉस इनवर्स की जो रेंज होगी, प्रिंसिपल रेंज, वो होगी 0 to पाई। ये सब आपका वैसे तो एनसीईआरटी में ज्यादा नहीं है, सिर्फ आपको लर्न करवाया हुआ, बट मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ कि कैसे अचीव हुई। तो कॉस इनवर्स एक्स की जो प्रिंसिपल ब्रांच है वो 0 to पाई अचीव हुई इस तरह से। ऐसे आप ग्राफ बना के बेटा सबकी वैल्यू निकाल सकते हैं। मैं ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा आपको। जैसे tan x ग्राफ आपने देखा हुआ ऐसा बन रहा है, तो देखिए tan x यहाँ पे भी इन्वर्टिबल है, और ये इस वाले इंटरवल में देखिए यहाँ पे बिल्कुल सारी वैल्यू एक ही बार आ रही है, सीधा सीधा ऊपर जा रहा है ग्राफ, यानी इंक्रीजिंग फंक्शन है। और क्योंकि यहाँ पे लीस्ट पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एक्स आ रही है, यानी इसी को हम कहेंगे इसका प्रिंसिपल ब्रांच। तो tan इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच होती है -π/2 से π/2 ओपन ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पे -π/2 से π/2 पे ये डिफाइन नहीं होता है ना, इंफिनिटी पे जाता है। तो tan x की प्रिंसिपल ब्रांच हो जाएगी -π/2 से π/2। cot x देखो आप, cot x का ग्राफ देखा होगा आपने, ये भी क्या हो रहा है, इस वाले इंटरवल में रिपीट नहीं हो रहा, देख सकते हैं कॉन्टिन्यूसली डाउनवर्ड जा रहा है, चाहे अपवर्ड जाए चाहे डाउनवर्ड जाए, बट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है इस वाले इंटरवल में, और कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, मींस हर वाई एक ही बार आएगा। तो इसका मतलब ये यहाँ पे इन्वर्टिबल है, तो इसकी प्रिंसिपल ब्रांच क्या हो जाएगी, 0 to पाई। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमने क्या देखा कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो थे एवरीवेयर इन्वर्टिबल नहीं थे, हमने उसको स्लाइस किया, और स्लाइस करके वो वाला रेंज ले लिया जहां पे हमारे पास लीस्ट पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एक्स आ पाए, जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ब्रांच रेंज। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको ग्राफ से बताया बेटा कि साइन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल ब्रांच रेंज -π/2 से π/2 होती है। अभी हमने देखा ग्राफ से कॉस की प्रिंसिपल रेंज 0 to पाई होती है। tan का ग्राफ देखा था तो इसकी -π/2 से π/2 प्रिंसिपल रेंज होती है, और cot x की 0 to पाई होती है। अभी हमने ग्राफ से देखा, इसी तरह से आप सेक का ग्राफ बना के और cosec का ग्राफ बना के प्रिंसिपल रेंज बना सकते हैं। ये आपका एक तरह से कह सकते हैं प्रैक्टिस के लिए वर्क है। आप एक ग्राफ बना के देखिएगा और देखिएगा कहाँ पे ये अचीव होती है। ये तो वो बेसिक आइडिया कि कहाँ कहाँ वैल्यू रिपीट नहीं हो पा रही, हमने उसको स्लाइस कर दिया और बता दिया कि इस वाले इंटरवल में हमारा फंक्शन इन्वर्टिबल होगा। अब क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं बोर्ड्स में, बिकॉज बेटा आप देखिए ये जो चैप्टर है 1 और 2 ये 8 मार्क्स के चैप्टर है, और एनसीईआरटी ने इस वाले टॉपिक से सब कुछ डिलीट कर दिया और से बोला गया है कि प्रिंसिपल रेंज ही आपके कोर्स में है, यानी यही वाला टॉपिक आपके कोर्स में है बस। यानी आपको पहली बात समझनी है कि प्रिंसिपल रेंज क्या होती है सबकी, और उसके बेस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो एक तो क्वेश्चन 1 मार्क का आ सकता है कि राइट द प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ tan इनवर्स ऑफ x। ठीक है बेटा, तो अब देखते हैं जरा। अब आपको tan इनवर्स x की रेंज पता है क्या होती है, tan इनवर्स x की रेंज अभी हमने पढ़ी थी -π/2 से π/2 ओपन ब्रैकेट। तो आप डायरेक्ट लिख देंगे, 1 मार्क का क्वेश्चन है, तो इसमें आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। ऐसे ही बेटा एक क्वेश्चन और बन सकता है 1 मार्क का, ध्यान से पढ़िएगा, राइट एनी वन ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x, कोई एक वन ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स x लिखिए अदर देन प्रिंसिपल ब्रांच। अब साइन इनवर्स x की प्रिंसिपल ब्रांच तो हमने पढ़ी थी क्या होती है, -π/2 से π/2, बट हमें प्रिंसिपल ब्रांच नहीं चाहिए, तो उसके अलावा कोई भी आप ब्रांच लिख सकते हो। तो आप यहां लिख सकते हैं कि आंसर π/2 से 3π/2 होगा, या -3π/2 से -π/2 होगा। बेटा ये सारी सारी क्या आएंगी, एनी वन ब्रांच ऑफ साइन ऑफ एक्स अदर देन प्रिंसिपल ब्रांच, क्योंकि हमने ग्राफ से देखा। ठीक है बेटा, और tan का ग्राफ अभी आप ये सारी आपने मैं आपको ग्राफ पे बना चुका, फिर भी कोई डाउट है बेटा तो आफ्टर द सेशन ये वीडियोस आपके अवेलेबल हैं, आप दोबारा इसको चला के देख सकते हैं कि ग्राफिकली हमने कैसे सीखा था। ठीक है, अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते हैं, बहुत इजी है कि अगर आपको बोल दिया जाए कि cos इनवर्स x की प्रिंसिपल ब्रांच a to b है, तो a + b क्या होगा। तो बेसिकली इनडायरेक्ट वे में लिखने का तरीका है कि हमने पढ़ा है कि cos इनवर्स की जो रेंज होती है प्रिंसिपल ब्रांच रेंज, वो क्या होती है 0 से पाई, और वो कह रहा है वो a to b है, इसका मतलब a 0 है और b पाई है। तो हमसे a + b की वैल्यू पूछी थी,
तो क्या देंगे कि यहाँ पे a 0 है, b पाई है, तो a प्लस बी क्या आ जाएगा, पाई। यानी एक ही कंसेप्ट के डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ आए होंगे। ठीक बात है, तो क्लियर है आपको बेटा कि tan इनवर्स का प्रिंसिपल रेंज पूछ सकते हैं या cos इनवर्स का पूछ सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, ये आपको सिर्फ एक टेबल जो है ये याद रखनी है। ये टेबल हमने देखी थी, तो sin इनवर्स x की प्रिंसिपल रेंज, और इसका कोई मैंने लर्न नहीं कराया आपको, मैंने आपको प्रूफ भी बताया कि क्या है कि ये वो सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x हैं जिसमें पॉजिटिव लीस्ट पॉजिटिव वैल्यूज आ रही हैं एंगल्स की, और इन वाले डोमेन में, इस वाले फंक्शन में हमारा जो फंक्शन है वो इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल मतलब वैल्यूज रिपीट नहीं हो रही y की, यानी एक y एक ही x पे आ रहा है। ये भी मैंने आपको ग्राफ से बताया। तो आपको ये टेबल जो सबसे इंपॉर्टेंट है स्क्रीन पे आपके, आपको ये टेबल ध्यान रखनी है। ठीक है बेटा, याद रहेंगी ये टेबल, ये बहुत सिंपल है। मैं आपको थोड़ा सा और इसमें समझाना चाहते हैं तो देख लीजिए। साइन की जो रेंज होती है वो होती है -π/2 से π/2। आपको ये ब्रैकेट के बारे में पता है, एक्सपेक्टेड है, पता होगा बेटा। यहाँ पे दो टाइप के ब्रैकेट होते हैं, इनको हम कहते हैं क्लोज ब्रैकेट, मींस यहाँ पे एंड पॉइंट इंक्लूड होते हैं, यानी यहाँ पे π/2 और -π/2 दोनों वैल्यू इंक्लूड है। पर यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है। ओपन ब्रैकेट मतलब यहाँ पे -π/2 से π/2 में सारी वैल्यू आ सकती है, बट ये नहीं आ सकते क्योंकि इन पे वैल्यू डिफाइन नहीं है। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखनी है। तो एक और चीज नोट करिएगा, जितने भी ये वाले टर्म्स हैं, कॉस, कॉट और सेक, इनकी प्रिंसिपल ब्रांच में नेगेटिव पार्ट नहीं आ रहा, 0 to पाई आ रहा है, ये भी 0 to पाई आ रहा है, बट यहाँ ओपन ब्रैकेट है क्योंकि 0 पे और पाई पे कॉट डिफाइन नहीं होता। ठीक है, और सेक में भी 0 to पाई आ रहा है। और ये आप पढ़ चुके सब 11th क्लास में कि एक्सक्लूडिंग π/2 क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि π/2 पे sec x डिफाइन नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये सब तो मैंने आपको बोला कि क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं। तो अब इसमें दो तीन चीजें बेटा आगे जाने से पहले, क्योंकि प्रिंसिपल रेंज हमारे टॉपिक में है तो इसको डिटेल में क्यों ना पढ़ा जाए। तो एक तो कॉमन मिस्टेक क्या होती है, बच्चे क्या कहते हैं कि भी साइन और एक्स को हम लिख सकते हैं साइन एक्स की वैल्यू पावर -1 अलजेब्रिक की प्रॉपर्टी से, और वो हो गया 1/sin x। ये बिल्कुल गलत है। ये इनवर्स में पावर -1 का मतलब ये नहीं कि 1 है। इनवर्स में बेटा, इनवर्स आपने, क्योंकि आप चैप्टर नंबर 1 करके आए हो तो आपको पता है साइन इनवर्स x अगर y है तो बेसिकली x आपका साइन y है। इसको आप नीचे नहीं ले जा सकते, ये अलजेब्रा की तरह ट्रीट नहीं करती पावर। ठीक है, तो ये तो एक चीज ध्यान रखनी है कि रेसिप्रोकल नहीं होता। पावर -1 का मतलब ये नहीं कि रेसिप्रोकल, यानी अगर मैं आपको ये कहूं कि भी cos x की पावर यानी cos इनवर्स x, इसका मतलब क्या है। तो अगर आप कहते हैं कि भी sec होगा तो गलत है ना। sec कैसे कह सकता है कोई बच्चा अगर जिसको ये कंसेप्ट नहीं पता, वो कहेगा कि भी cos x की पावर -1 है, और cos x की पावर -1 का मतलब 1/cos x, और 1/cos x 1/cos x sec x होगा, गलत है। इनवर्स मींस ये इनवर्स डिनोट करती है माइनस पावर, ये अपॉन नहीं करती, अलजेब्रिक प्रॉपर्टी नहीं लगती है। ठीक है, एक तो ये कॉमन मिस्टेक होगी जो आपको इंप्रूव ठीक करनी है। दूसरी बात कि कई बार हमने देखा है एग्जाम में, देखा है कि क्या हो रहा है, ये ना कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं यहाँ पे, इसमें साइन और साइन एक्स को ना कट कर देते हैं बेटा। ये बिल्कुल ही डिफरेंट चीज है। क्या करते हैं यहाँ पे क्या होता है बेटा कि साइन ए इनवर्स को साइन एक्स से काट देते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसे आप नहीं कर सकते, कटता नहीं है ये। ठीक है, क्यों नहीं कटता, उसके पीछे रीजन है। आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था कि अगर फॉग एक्स और गॉफ एक्स आइडेंटिटी फंक्शन हो, आइडेंटिटी फंक्शन समझते हैं आप, आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब क्या होता है, एक्स। तो अगर आपके पास आइडेंटिटी फंक्शन है मींस एक्स है, तो हम कहते हैं कि एफ एक्स जी का इनवर्स होता है और जी हमारा एफ का इनवर्स होता है। ये पढ़ी थी फर्स्ट चैप्टर प्रॉपर्टी। अब आप देखो बेटा, साइन एक्स और साइन इनवर्स एक्स दोनों एक दूसरे के इनवर्स है। साइन एक्स और साइन इनवर्स ऑफ एक्स दोनों एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है। तो यानी इसमें भी ये प्रॉपर्टी लगेगी कि दोनों एक दूसरे के, इनके कंपोजिट फंक्शन एक्स आएंगे। यानी अगर मैं इसको एफ एक्स फंक्शन मान लूं, इसको जी एक्स फंक्शन मान लूं, तो साइन ऑफ, और ये इसके अंदर पुट कर दे इसके एंगल में, तो साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स एक्स हो जाएगा। यानी ये बेसिकली उस प्रॉपर्टी से एक्स आता है, आपको कट नहीं करना है। ठीक है ना, तो ये बहुत गलत तरीका है। मतलब बेसिक चीज बता रहा हूं मैं आपको कि जो कॉमन मिस्टेक्स होती है जो बच्चे करते हैं कि माइनस से साइन कट गया, कटा नहीं है, ये इनवर्स की प्रॉपर्टी से आया है।
ठीक है, तो क्लियर है आपको ये सब चीज कि इनवर्स में माइनस से माइनस नहीं कट रहा है, इनवर्स की प्रॉपर्टी से कट रहा है, ठीक है। तो ये कॉमन मिस्टेक है जो आपको ध्यान रखनी है बेटा। अब दूसरी बात, ये कंसेप्ट आपकी स्क्रीन पे दोबारा आ रहा है कि क्या है यहाँ पे बेटा, आपको ये प्रिंसिपल रेंज याद है, साइन की प्रिंसिपल रेंज क्या थी, -π/2 से π/2, ठीक बात है। तो अब आपने क्या ध्यान रखना है यहाँ पे, ये प्रिंसिपल रेंज आपने ध्यान रखनी है बेटा, ये प्रिंसिपल रेंज याद रहेगी। अब ये क्यों बता रहा हूं मैं, यहाँ पे ये क्यों लिखा है बेटा कि यहाँ पे एक चीज नोट करिएगा कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स हमेशा एक्स रहता है। अब यहाँ पे ये चीज क्वेश्चन आता है माइंड में कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, जैसे अभी हमने पिछली वाली स्लाइड में लिखा साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स एक्स होता है, क्या ये हमेशा होता है? नहीं, हमेशा नहीं होता है। ये तभी होता है जब एक्स उसकी प्रिंसिपल ब्रांच में आएगा, क्योंकि हमें जितने भी आंसर चाहिए उसकी प्रिंसिपल ब्रांच में चाहिए। अगर प्रिंसिपल ब्रांच में नहीं है तो हम उसको सॉल्व करके प्रिंसिपल ब्रांच में लाएंगे। पहले आपने जितनी भी वैल्यूज निकालनी है सारी प्रिंसिपल ब्रांच में निकालनी है। यानी कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स अगर एक्स है तो क्या वो हमेशा एक्स होगा, हमेशा हर एक्स के लिए एप्लीकेबल होगा? आप कहेंगे नो, वो सिर्फ तभी एप्लीकेबल होगा बेटा जब एक्स उसकी प्रिंसिपल रेंज में आ रहा है। सेम बात टैन इनवर्स के लिए, सेम बात कॉट के लिए, सेम कॉसेक के लिए। यानी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको प्रिंसिपल ब्रांच याद होनी चाहिए। यानी इस टॉपिक में क्या कोड निकल के आ रहा है, सिर्फ एक ही कोड निकल के आ रहा है कि प्रिंसिपल ब्रांच हमें याद होनी चाहिए। अगर प्रिंसिपल ब्रांच याद है तो सब कुछ अब हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब इस पे क्वेश्चन क्या आता है सबसे पहले, अब देखो बेटा मैंने क्या बोला आपको कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स एक्स होता है, हर एक्स की वैल्यू के लिए नहीं होता। बट कई जिसको बच्चे को नहीं पता वो क्या करेगा, इसमें इस साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स में साइन से को हटा के लिख देगा 2π, जबकि ये गलत है। क्यों गलत है बेटा? क्योंकि 2π होता है 360 डिग्री, 360 डिग्री साइन की प्रिंसिपल रेंज में नहीं आ रहा, तो ये कट नहीं कर सकते। फिर क्वेश्चन आता है कि कैसे सॉल्व करें, कि भाई हम कैसे सॉल्व करें साइन इनवर्स साइन 2π को। तो फिर क्या करेंगे हम, अब हमारे पास क्वेश्चन आ गया, ये आपको क्लियर है ना कि मैंने इसको क्यों लिखा है साइन इनवर्स साइन 2π को 2π क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि 2π इसकी ब्रांच में नहीं आ रहा, 2π का मतलब है 360 डिग्री। अगर इसकी रेंज में आ रहा होता तो कट कर देते, यानी साइन इनवर्स ऑफ साइन π/6 होता, अगर साइन इनवर्स ऑफ साइन π/6 होता तो कहते हैं π/6 तो क्या है 30 डिग्री, 30 डिग्री इसकी रेंज में आ रहा है तो कट के करके आ जाता आपका π/6। बट अगर 2π आ रहा है तो ये तो रेंज से बाहर है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो अब देखते हैं बेटा, ठीक है। तो हमने क्या किया, आपने 11th क्लास में पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमने पढ़ा हुआ है साइन 360 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 360 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा, मतलब 2π मतलब 360 डिग्री को लिख सकते हैं 360 प्लस 0 डिग्री या 360 माइनस 0 डिग्री। और साइन 360 प्लस 0 डिग्री साइन 0 डिग्री होता है, क्योंकि साइन थीटा प्लस 360 साइन थीटा होता है ना। क्लियर है कि अगर 360 में कोई एंगल ऐड करोगे बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाओगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा ही आ जाएगा, यानी साइन 2π प्लस 0 साइन 0 आ गया। अब ये 0 इसके अंदर लाई कर रहा है तो हम कह सकते हैं साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स हो जाएगा, यानी इसका आंसर 2π नहीं आएगा, इसका आंसर 0 आएगा, ठीक है। तो अगर कोई वैल्यू आपकी बड़ी आ जाती है, बाहर आ जाती है, तो हम उसको ऐसे सॉल्व करते हैं। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे आ गया कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू एक्स, तो क्या ये एक्स हमेशा हर वैल्यू एक्स की वैल्यू के लिए होता है? नो, ये कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू एक्स कब होता है बेटा, जब एक्स उसकी प्रिंसिपल ब्रांच का पार्ट हो, यानी 0 टू पाई का पार्ट हो, यानी 0 टू 180 का पार्ट हो। अब जैसे आ गया कॉस इनवर्स कॉस 315 डिग्री, मैंने आपको डिग्री में इसलिए लिया, कई बार बच्चों को रेडियन और डिग्री में कंफ्यूजन होती है, तो समझाने के लिए बेटा डिग्री में लिया। अब क्या आंसर कॉस इनवर्स कॉस 315 का 315 डिग्री आएगा? नहीं आएगा। क्यों? कि कॉस की रेंज तो 0 से 180 डिग्री होती है पाई। तो फिर क्वेश्चन आता है कैसे सॉल्व करें भाई, कि 315 डिग्री को कैसे रिड्यूस करें। तो आपको जैसे कॉस 315 की वैल्यू निकालनी आती है वैसे ही करेंगे बेटा। तो हम कैसे करते थे 11th क्लास में, कॉस 315 डिग्री को लिख देते थे 360 माइनस 45। अब 360 माइनस थीटा, ये 360 लाइन होती है, माइनस करते हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है तो कॉस 45 आ जाएगा, ये कॉस 45 होगा ये, क्योंकि 360 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो ये आपका 45 डिग्री आ गया, ठीक है। तो
अब cos इनवर्स ऑफ cos 45 ये इसकी प्रिंसिपल ब्रांच में है, तो कहेंगे यस 45 इज द आंसर, क्योंकि 45 डिग्री यानी पाई बाय 4 इसका पार्ट है। तो अगर आपकी वैल्यूज बाहर एक्सीड कर जाती है तो आपको उसको रिड्यूस करके लाना है। आई होप आपको ये सब समझ आ रहा होगा। इसको अगर फिर भी क्लियर ना हो बेटा तो इसको दोबारा प्रैक्टिस करिएगा, दोबारा वीडियो देखिएगा, क्योंकि लिंक अवेलेबल रहता है, और उसके बाद फिर अपने डाउट्स क्लियर करिएगा। अब देखते हैं बेटा साइन ऑफ हाफ आ गया, क्वेश्चन क्लियर लिखा होगा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच निकालनी है, मतलब आपको वो वाली वैल्यू निकालनी है जो प्रिंसिपल रेंज के अंदर आए, यानी साइन इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज होती है -90 डिग्री से 90। तो अब आपको ना बेटा यहाँ पे जो 10th में टेबल पड़ी थी वो रिकॉल करनी पड़ेगी। आपको देखना पड़ेगा ये हाफ साइन की टेबल में कब आता है। तो हमने देखा भी साइन की टेबल में हाफ तो 30 डिग्री में आता है, तो हमने इस हाफ को लिख दिया साइन पाई बाय 6, लिख सकता हूं ना मैं, इस हाफ को लिख दिया मैंने साइन पाई बाय 6। अब आप नोट करो साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, थीटा होता है जब थीटा उसकी प्रिंसिपल ब्रांच पे लाई करता है, तो पाई बाय 6 तो -90 से 90 के बीच में आ रहा है, तो यानी ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो यस, तो इसको हम लिख देंगे पाई बाय 6। अगर नहीं आ रहा तो रिड्यूस करते, ठीक है। अब ऐसे एक और क्वेश्चन करते हैं, इसका आंसर बता पाएंगे क्या होगा? आप सोच के देखिए फटाफट, अगर आपको टेबल याद हो तो फटाफट इसका आंसर बता सकते हैं कि कॉस की टेबल में 1/√2 कब आएगा। डायरेक्ट आंसर है 45 डिग्री, बट इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? हमने बोला कि कॉस की टेबल में 1/√2 होता है कॉस पाई बाय 4 पे, तो इस 1/√2 की जगह हमने लिख दिया, इस 1/√2 की जगह लिख दिया कॉस पाई बाय 4। अब हमने देखा कि ये वाला पार्ट जो है इसकी प्रिंसिपल ब्रांच में आ रहा है, कॉस की प्रिंसिपल ब्रांच क्या होती है 0 टू पाई, बार बार रिकॉल करती रहेगा, याद रहेगी, 0 से 180 डिग्री, तो ये उसकी प्रिंसिपल ब्रांच में आ रहा है, तो यानी ये रिमूव होके आपके पास सीधा आ जाएगा आंसर x यानी पाई बाय 4। अगर प्रिंसिपल ब्रांच में नहीं आ रहा होता तो फिर हम उसको रिड्यूस करते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर tan इनवर्स ऑफ √3, डायरेक्ट आंसर है, tan की टेबल में √3 कब आता है बेटा? हरियम देखिए बताइए, tan की टेबल में आता है √3 कब? 60 डिग्री पे, वेरी गुड, 60 डिग्री पे आता है। तो 60 डिग्री पे अगर आता है तो इसको सॉल्व कैसे करके दिखाएंगे? हम कहेंगे कि √3 जो होता है वो होता है tan 60 डिग्री, तो इस √3 की जगह हम tan 60 डिग्री पुट कर देंगे। देखिए मैंने क्या किया, √3 की जगह tan 60 डिग्री पुट कर दिया यहाँ पे। अब क्योंकि पाई बाय 3 tan की रेंज होती है -90 से 90 डिग्री ओपन ब्रैकेट, तो अब क्योंकि ये इसके इंटरवल में लाई कर रहा है प्रिंसिपल ब्रांच में, तो अब सीधा इसको लिख देंगे पाई बाय 3। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये सारी आपकी 2.1 एक्सरसाइज डायरेक्टली इसी पे बेस्ड है, तो आई होप अभी कर पाएंगे। एक लास्ट टॉपिक और कराता हूं बेटा कि अगर एंगल्स में ना नेगेटिव आ जाए तो क्या करेंगे, मतलब अगर साइन के अंदर नेगेटिव आ जाए तो क्या करेंगे, कॉस के अंदर नेगेटिव आ जाए तो क्या करेंगे। तो आपने क्या करना है, अगर साइन के अंदर नेगेटिव आ जाए तो नेगेटिव बाहर आ जाएगा। ये आपको फॉर्मूले में इसके प्रूफ भी बता दूंगा आपको। साइन, टेन और कॉसेक, इनके अगर एंगल के अंदर नेगेटिव आ रहा है तो आई माइनस को बाहर ले आएंगे, ये प्रॉपर्टी है। और अगर कॉस, सेक और कॉट के अंदर नेगेटिव बाहर आ रहा है तो उसको पाई माइनस कर देंगे। ऑब्वियसली प्रूफ प्रॉपर्टी, मैं अभी आपको प्रूफ करवा दूंगा इसका, बट इसको याद करने का तरीका क्या है, फटाफट एक बार गो थ्रू करो। साइन इनवर्स की जो प्रिंसिपल रेंज होती है वो क्या होती थी, -π/2 टू π/2, यानी इसकी प्रिंसिपल ब्रांच में नेगेटिव पार्ट इंक्लूड हो रहा है, नेगेटिव, तो इसलिए नेगेटिव आंसर आ सकता है। माइनस बाहर आ गया, इसको ऐसे रिकॉल कर सकते हैं। tan की प्रिंसिपल ब्रांच क्या थी, ओपन ब्रैकेट -π/2 से π/2, यानी इसकी प्रिंसिपल ब्रांच में भी नेगेटिव पार्ट आ रहा है, तो इसलिए भी माइनस बाहर ला सकते हैं। कॉस की रेंज होती है -π/2 से π/2 एक्सक्लूडिंग 0, इसकी रेंज में भी माइनस आ रहा है तो ला सकते हैं। बट कॉस की प्रिंसिपल रेंज होती थी 0 टू पाई, इसकी भी होती थी ओपन ब्रैकेट 0 टू पाई, इनकी वैल्यूज में नेगेटिव आ ही नहीं रहा, तो हम इसको याद कर सकते हैं, ऐसे समझ सकते हैं कि पाई में से उसका पॉजिटिव पार्ट माइनस कर देंगे। बट ये कोई तरीका थोड़ी हुआ याद करने का, ये सिर्फ मैंने एक शॉर्टकट बताया आपको कि अगर कभी भूल जाए तो ऐसे याद करेगा। बट ऑब्वियसली हर चीज का एक प्रूफ होता है, जेन्युइन रीजन होता है, ऐसे नहीं हम उसको याद रखते। तो एक बार प्रूफ देख लेते हैं, बिकॉज हो सकता है आपको प्रूफ से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो, तो मैं 2 के प्रूफ कराऊंगा, बाकी आप उसी के अकॉर्डिंग कर पाएंगे, ठीक है बेटा। जैसे मान लेते हैं आगे साइन इनवर्स ऑफ -x को प्रूफ करिए -sin x, तो मैंने क्या किया बेटा, मैंने इस पार्ट को ना प्रीलेट कर लिया, कर सकता हूं। अब मैं साइन इनवर्स यहां से रिमूव करूंगा तो ये उधर जाके साइन p बन जाएगा, यानी -x साइन p बन गया। अब मैं नेगेटिव पार्ट रिमूव करके इसको उधर ले जाऊंगा, तो x जो है वो -sin p बन गया, कर सकता हूं।
ये नेगेटिव को इधर ले गया। अब आपको पता है साइन के अंदर 11th क्लास में पढ़ा था आपने, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो यानी माइनस साइन थीटा को मैंने साइन माइनस थीटा लिख दिया, लिख सकता हूं ऐसे। अब उसके बाद ये पार्ट आ गया। अब ध्यान से देखिएगा मैं क्या करूंगा, इस वाले साइन को वापस हम रीअरेंज कर देंगे, इधर एक्स के साथ ले आते हैं तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस पी, और पी क्या था, पी था हमारे पास साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, तो मैं ये यहाँ पे लाके पुट कर दूंगा, तो आप देखो क्या हुआ, तो ये मैंने इसको पुट कर दिया, ठीक है। पहले मैं माइनस को साइन ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस पी हो गया, माइनस इधर ले आए और उसके बाद पी की वैल्यू रिप्लेस कर दी, तो ये प्रॉपर्टी बहुत इजीली प्रूव हो गई, आपकी स्क्रीन पे देख सकते हैं। क्या किया, पहले इसको पी एज्यूम किया, साइन दोनों साइड अप्लाई कर दिया, तो माइनस एक्स इक्वल टू साइन पी हो गया, माइनस इधर ले आए तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा की प्रॉपर्टी से एंगल के अंदर ले गए और फिर वापस इनवर्स में कन्वर्ट करके पी की वैल्यू रिप्लेस कर दी, ठीक है, गुड। बेटा एक प्रूव और कराऊंगा, यानी नेगेटिव वाले सारे प्रूफ उसी तरह से आ जाएंगे। अब कॉस में चलते हैं, इसका प्रूफ कैसे करेंगे, बिल्कुल सेम पैटर्न बेटा, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स को पी ले लेंगे, कॉस दोनों साइड अप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स कॉस पी हो जाएगा, माइनस को हम इधर ले आए, ये माइनस को हम इधर ले आए तो ये बन गया माइनस कॉस पी। अब कॉस के अंदर आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, तो इस कॉस माइनस कॉस थीटा को कॉस पाई माइनस पी लिख दूंगा, मैं लिख सकता हूं। अब उसके बाद क्या करें, वही सेम तरीका बेटा, कॉस को हम उधर ले गए, इनवर्स बन गया, दोनों साइड इनवर्स अप्लाई कर दिया, ठीक है। उसके बाद पी की वैल्यू पुट कर देते हैं, पी की वैल्यू क्या थी, पी की वैल्यू थी कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, पुट कर दी, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स हो गया, रीअरेंज कर दो और आपकी प्रॉपर्टी आपके सामने है। तो हर चीज का प्रूफ होता है, भी ऐसे लर्न नहीं करनी, मैंने तो आपको तरीका याद करने का तरीका बताया कि आप उसको लिंक कैसे कर सकते हो, जिनकी प्रिंसिपल रेंज में माइनस आ रहा है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, उनमें तो नेगेटिव बाहर आ जाएगा, बाकी सब में पाई माइनस कर देंगे, हालांकि प्रूफ ये थे, ठीक है बेटा। ओके, दिस इज लास्ट टॉपिक है हमारा, है फटाफट नेगेटिव वाले कंसेप्ट को समझ भी लेते हैं बेटा। इस साइन के अंदर माइनस 3/2 अगर तो क्या करेंगे, पहले हम उसका नेगेटिव बाहर ले आएंगे, तो मैंने क्या किया देखो यहाँ पे, ये नेगेटिव था ना, यहाँ पे नेगेटिव बाहर ले आएगा क्योंकि साइन की प्रॉपर्टी होती है माइनस बाहर आ जाता है। अब इसको पॉजिटिव की तरह सॉल्व कर देंगे, रूट 3/2 को लिख देंगे साइन पाई बाय 3। अब साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, अगर एक्स उसकी प्रिंसिपल रेंज में लाई कर रहा है तो साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा, तो क्योंकि पाई बाय 3 60 डिग्री होता है, ये माइनस 90 से 90 के बीच में आ रहा है, तो ये पार्ट कैंसिल आउट होकर हमारे पास आ जाएगा पाई बाय 3, और नेगेटिव बाहर चल रहा था तो आपका आंसर आ गया माइनस पाई बाय 3, ठीक है। अब आपको मैं एक सेकंड, आप इसको ट्राई करके देखने चाहते हैं तो एक बार ट्राई कर लीजिए बेटा, अगले पार्ट का आंसर आप ट्राई करने की कोशिश करेंगे, क्या आएगा देखिए। तो बेसिकली बेटा हमें नेगेटिव को रिमूव करना है, याद रखिएगा, ठीक है ना। साइन के अंदर नेगेटिव आ रहा था तो साइन की के अंदर नेगेटिव तो डायरेक्टली बाहर ले आते हैं और इसको फिर नेगेटिव बाहर लाके पॉजिटिव की तरह सॉल्व कर दिया। अब कॉस में क्या होता है, कॉस की रेंज याद रखिए क्या होती है, 0 to पाई, 0 to पाई, राइट। तो कॉस की में माइनस बाहर नहीं आता, तो कॉस की प्रॉपर्टी थी कॉस इनवर्स ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू व्हाट, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू व्हाट, पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ थीटा, याद है आपको प्रॉपर्टी, cos इनवर्स ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ थीटा, तो ये पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ 1/√2 हो गया। अब cos के टेबल में 1/√2 कब आता है, पाई बाय 4 पे, तो हमने 1/√2 को लिख दिया cos पाई बाय 4। अब क्योंकि ये इसकी प्रिंसिपल ब्रांच में आ रहा है, पाई बाय 4 मींस 45 डिग्री, 45 डिग्री आपका किस में आ रहा है, 45 डिग्री cos इनवर्स ऑफ cos x, यानी 0 to पाई के बीच में आ रहा है, तो पाई बाय 4 आंसर आ जाएगा, तो आपका आंसर आ गया 3 पाई बाय 4, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड्स में पूछे जाते हैं, तो ये हमने रिवाइज किया आपके कोर्स में बेटा, यही है सिलेबस में कि प्रिंसिपल वैल्यूज क्या होती है, प्रिंसिपल रेंज क्या होती है, ग्राफ से मैंने आपको समझाने की कोशिश की, आपको लर्न भी करनी है, नहीं तो ग्राफ से समझनी जरूरी है बेटा, भूल जाओ तो आप क्विकली ऑन द स्पॉट आप निकाल सको कैसे ग्राफ से आई थी, ठीक है। उसके बाद बेसिक जो कंसेप्शन है, जो गलतियां हुई हैं उसको गलत नहीं करनी, जो मैंने आपको बताई कि गलतियां क्या करते हैं, साइन से साइन काट देते हैं, वो नहीं काटना बेटा आपको, और साइन और साइन एक्स जो होता है वो एक्स होता है, या कॉस इनवर्स कॉस एक्स एक्स होता है जब वो उसकी प्रिंसिपल ब्रांच का
अब जितना भी हमने बनाया यही आपके कोर्स में बेटा, इस चैप्टर से बाकी सब डिलीट हो चुका है, यानी प्रिंसिपल ब्रांच आपके कोर्स में है, यानी एक तरह से कह सकते हैं ये चैप्टर 2 to 3 मार्क्स का बोर्ड में आएगा और वो आप रेडी हैं उसके लिए। बट जब तक आप उसकी टेस्टिंग नहीं करेंगे, असेसमेंट नहीं करेंगे, तब तक आप फाइनल नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया है आपके लिए कि स्क्रीन पे एक बेटा गूगल फॉर्म का लिंक आ रहा है, ये सेम लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल होगा और हमारे साथ ही आपके अभी यूट्यूब के चैट बॉक्स में भी ये लिंक शेयर कर देंगे। आपको क्या करना है, इस लिंक पे जाना है बेटा, इस लिंक पे एक टेस्ट मिलेगा आपको, इन्हीं पे बेस्ड जो भी मैंने ट्यूटोरियल में आज आपको बताया है, जो भी जितने भी टॉपिक बताए हैं बेटा, छोटी सी छोटी चीज, उनके ऊपर बेस हमने 10 क्वेश्चंस बनाए हैं जो बोर्ड्स में आ सकते हैं, सारे 1 मार्कर हैं, सारे एमसीक्यू हैं, आपको उनको ट्राई करना है। आई एम श्योर अगर आपने सारा का सारा ट्यूटोरियल अच्छी तरह समझा है तो आपके 10 आउट ऑफ 10 श्योरली आएंगे, आई एम गारंटेड यू। अगर फिर भी नहीं आए, समझ आया, तो दोबारा वीडियो देखिए बेटा, धीरे करके देखिए, स्लो करके भी इसमें ऑप्शन ऑन होती है। अगर आपको लगता है मैं बहुत फास्ट चला, क्योंकि मुझे सबके अकॉर्डिंग चलना होता है, मैं मानता हूँ कि फास्ट भी चले, बट कुछ बच्चे अच्छे जो जल्दी ग्रैब करते हैं, कुछ स्लो करते हैं। तो अगर आपको स्लो है तो आप वीडियो को स्लो भी कर सकते हैं, यूट्यूब पे पॉसिबिलिटी होती है, बट फिर भी वीडियो को 2-3 बार देखिए ट्यूटोरियल को बेटा, और इस टेस्ट को ट्राई करिए। 10 में से 10 आपके गारंटेड आएंगे। जैसे ही आप इसको सबमिट करेंगे आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। और एक चीज, जैसे ही आप इसको सबमिट करेंगे आपके पास कमेंट बॉक्स में एक लिंक आ जाएगा, उस लिंक को क्लिक करते ही आपके पास आज के सेशन की पीपीटी अवेलेबल होगी, आप वो डाउनलोड कर सकते हैं। यानी आपको टेस्ट करती, आपको एक एज अ प्राइज हम देंगे, आपको बेटा टेस्ट करना है, अच्छी तरह करना है बेटा, फुल एंथुसियाज्म से करना है और आपको अपना बेस्ट देना है, ठीक है बेटा। तो ये टेस्ट ट्राई करिएगा और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा क्या है। तो थैंक्स अ लॉट, अपना टाइम प्रॉपर यूटिलाइज करिए, कीप लर्निंग फ्रॉम होम, मैथ्स इज एक्चुअली रियली ऑसम, टेक केयर एंड बी सेफ। और बेटा अपने फीडबैक जरूर शेयर करिए कि आपको कैसा लगा, हमें क्या और इम्प्रूव करना चाहिए। और वो टेस्ट जो है गूगल फॉर्म, वो ट्राई करिएगा, और जैसे आप उसका सबमिट करेंगे आंसर्स को, आपका रिजल्ट आपके सामने होगा और साथ में एक लिंक अवेलेबल होगा जहां से आप आज के पीपीटी की पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि बोर्ड टाइम पे आप पढ़ सकें, उसमें से सारे फॉर्मूले आपके पास अवेलेबल होंगे। थैंक यू सो मच। हम बहुत टाइम से वेट करते हैं आपसे बात करने की, बिकॉज वी आर ऑल्सो एंथुजियाज्म कि हम दोबारा से आपसे कनेक्ट हो। थैंक यू सो मच बेटा, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स अ लॉट।